Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and working really hard to achieve your goals. So, students, what we have done in the last class, we are done with some finance terminologies of chapter number 6, business common terminologies. Now, what we have to do? We have to study some market terminologies. Now, the second part is the market terminologies. So, let's start with what is there in the second part of the terminologies. So, the first term is in the market terminology, एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आइए देखते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड एडवर्टाइजिंग दोनों को साथ साथ कर लेते हैं। तो क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग है एंड एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन है। एडवर्टाइजिंग एज ऑल ऑफ यू नो क्या होती है, सो मैं अज्यूमिंग आप आंसर कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केटाइज करना, यानी कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। अब कोई मेरे लिए फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो जब मैं एडवर्टाइजमेंट करवाती हूँ तो मैं किसी को पे करती हूँ ताकि वो मेरे प्रोडक्ट्स को क्या करे, प्रेजेंट करे, मेरे आइडियाज़ को क्या करे, प्रमोट करे। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं किसी दूसरे से करवा रही हूँ तो पर्सनल सेलिंग तो हुई नहीं, पर्सनल प्रेजेंटेशन तो हुआ नहीं। सो इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज। मतलब मैं जो भी चीज़ सेल आउट करना चाहती हूँ, जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहती हूँ, उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैं क्या दूंगी, पैसे दूंगी। सो पेड फॉर्म किसका, किसी भी आइडिया का, गुड्स का, सर्विसेज का। यूज़ क्या करूंगी मैं, मास मीडिया, यानी कि एक साथ जब बहुत सारे लोगों तक मैं अपने मैसेज को पहुंचा सकूं, ठीक है। सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, बाय एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोगों ने, इनमें अपनी न्यूज़ दे दी, ठीक है जी, चले गए। तो ये हो गई जी हमारी एडवर्टाइजिंग। ओके जी, अब हमने एडवर्टाइजिंग को एक फिक्स पीरियड में चलाने का सोच लिया कि ये सेम एडवर्टाइजिंग ओवर अ फिक्स पीरियड चलेगी, ओवर अ ईयर चलेगी, या फिर 6 मंथ्स तक, नेक्स्ट फॉर द 1 मंथ्स। अब हमारा एक प्रॉपर कोई मोटिव है, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, या फिर हम कोई आइडिया है जो मार्केट में फैलाना चाहते हैं, एनीथिंग। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर एड को बार बार रिवॉल्व करवा रहे हैं। जब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर आइडिया या एक पर्टिकुलर एड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड रिवॉल्व करती है तो वो बन जाता है हमारा कैंपेन। सो दैट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन। देखिए क्या कहते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड विद स्पेसिफिक एम्स। हमारा कोई एक एम है, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज करते हैं विद प्रॉपर एम, ठीक है जी, कर लिया। लेकिन अब वही एडवर्टाइजमेंट वन टाइम ना होके ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड रिवॉल्व करती रहती है, देन वो क्या बन गई हमारी, देन वो बन गई हमारी कैंपेन। अब किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है, हम इंक्रीज इन सेल्स के लिए कर सकते हैं, अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए किया जा सकता है हमारा कैंपेन, ठीक है जी। चलिए, दोनों कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर सेल सर्विसेज। अब हम सेल करने के साथ साथ कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आपका क्या हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आया आपका कि आप लोग सर्विसेज के बाद भी, मतलब सेल्स के बाद भी आप कुछ सर्विसेज देने का वादा करते हो। जैसे कि आपका अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो 1 साल के अंदर हम फ्री में ठीक करके देंगे। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया है तो, या फिर जैसे कि वाटर प्योरीफायर लिया है या एसी लिया है, तो फर्स्ट टाइम का इसका क्लीनिंग हम फ्री करके देंगे। तो वो सब क्या है, वो आफ्टर सेल सर्विसेज है। 1 टाइम 2 टाइम जितना भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो दैट इज व्हाट दे आर गिविंग आफ्टर सेल सर्विसेज। यानी कि एक बार सेल करने के बाद उन्होंने अपना पल्ला नहीं झाड़ा, उसके बाद उन्होंने कुछ एडिशनल सर्विसेज भी हमें दी। सो क्या बोलते हैं, सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर। यानी कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया या एक पर्टिकुलर सर्विसेज ली जिसके लिए मैंने पे किया था। नाउ द ऑफन दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ अ वारंटी और गारंटी, यानी कि या तो वारंटी होगी या गारंटी होगी, दोनों में से कोई भी स्कीम दी जाती है एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड परचेज्ड। नाउ आई होप आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ चुके हैं, वारंटी और गारंटी तो बहुत डीप में जानते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्या, एजेंट। नाउ हु इज एजेंट, हम लोग अपने फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज में करके आए थे। एजेंट इज दैट पर्सन जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है ना। यानी कि मैंने अपने बिहाफ पे किसी बंदे को भेजा काम करने के लिए, तो वो बंदा क्या है, मेरा एजेंट है। सो एजेंट
मीडिएटर होता है जो मतलब बिना कोई लायबिलिटी लिए आपके भी हाफ पर आपका काम करता है और बदले में कमीशन लेता है। ऐसे मार्केटिंग में भी एजेंट्स होती हैं। क्या होते हैं? एजेंट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। An agent is effectively a wholesaler who represent buyer and seller on relatively permanent basis, performs only few function and doesn't take title to goods। अब क्या हो गया जी? मिस्टर ए है हमारे पास एक, जो क्या है? मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर सी है, वो क्या है? कस्टमर है। ठीक है, अब ए कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे, सी मैन्युफैक्चरर नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है, बीच में एक बंदा आ गया जी बी, ये दोनों को जानता है, दोनों को लिंक क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है? अभी बंदा प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करता, परचेज कर लेगा तो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस आ गया, ये होलसेलर हो जाएगा, फिर कोई रिटेलर होगा, फिर कोई कस्टमर होगा। अब ये बंदा परचेज नहीं करता, ये एजेंसी लेता है। ठीक है, अब एजेंसी में क्या है? इसने इस बंदे से प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रखे और वो इसको बेच दिए, अब ये इसको सेल कर दिए। बीच में बी ने क्या किया? बीच में बी ने ये माल खरीदा नहीं, यानी कि ही डिडंट टेक दी टाइटल ऑफ गुड्स, उसने गुड्स का टाइटल नहीं लिया, बल्कि उसने क्या किया? उसने सिर्फ ए का माल सी तक पहुंचाया, यानी कि काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट बना। सो बी ने बिना टाइटल ऑफ गुड्स लिए इस प्रोसेस का हिस्सा बनकर क्या बन गया? बीच में एजेंट बन गया। सो बी इस प्रोसेस का क्या है? एजेंट है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बैरियर टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है बच्चों? व्यापार करना। बैरियर मतलब रुकावटें डालना। तो बैरियर टू ट्रेड में क्या हो गया? व्यापार में रुकावटें। अब व्यापार में रुकावटें कैसे कैसे डाली जा सकती है? एक तो होता है फ्री में आप करे जाओ, कुछ भी आपके ऊपर बंदिशें नहीं हैं, कोई लो नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, जैसे मन करे वैसे करो। ठीक है, एक होता है आपके ऊपर सर्टेन लायबिलिटीज होती हैं, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होती है। जब आप बिजनेस करते हो तो आपको उस दायरे में रहकर बिजनेस करना होता है। तो जब आपके लिमिटेशंस को बढ़ा दिया जाता है, वो क्या कहता है? आपका बैरियर बन जाता है। यानी कि अब वो काम उस तरीके से आप उतनी आसानी से नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई हैं। सो बैरियर टू ट्रेड के अंदर क्या बोलता है? समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव। यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड करना मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा इंपोर्ट कम से कम हो, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के टैक्सेस बढ़ा दिए। तो जब या टैक्सेस बढ़ा दिए या इनके ऊपर टैक्स और लगा दिए, तो टैक्स ऑन इंपोर्ट लगाने से क्या हुआ? इंपोर्ट के बिजनेसेस में थोड़ी सी कमी आई। कमी ना भी आई तो क्या हुआ? लेकिन ये महंगा हो गया। महंगे होने से जो जितना फ्रीक्वेंटली, जितना फ्रीली पहले चल रहा होगा, उतना फ्रीली अब नहीं चल रहा। सो टैक्स और इंपोर्ट्स लगाने के बाद क्या हो गया? हमारा ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो गया। सो इट्स बिकॉज ऑफ बैरियर टू द ट्रेड। ठीक है जी। नेक्स्ट है बैरियर टू एंट्री और बैरियर टू एग्जिट। अब क्या है? आने में भी दिक्कत, जाने में भी दिक्कत। अब बिजनेस के आने जाने में दिक्कत कब होगी? जब आपके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। यानी कि मैंने बोला, अगर आपको मार्केट में एक कंपनी खोलनी है, प्राइवेट कंपनी, तो आपके पास कम से कम 1 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। अगर पब्लिक खोलनी है, आपके पास कम से कम 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दूं तो क्या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं इन फॉर्मेट्स के अंदर, बट उनके पास उतने पैसे नहीं है, क्या वो बिजनेस कर पाएंगे? नहीं, उनके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लग गई, तो बैरियर टू एंट्री हो गया। हालांकि ये लिमिटेशंस पहले होती थी, अब नहीं है ऐसी कोई लिमिटेशंस, बट बैरियर टू एंट्री था उस समय, अब हटा दिया गया है। तो बैरियर टू एंट्री हो सकता है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण, प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन के कारण, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के कारण, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस के कारण, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी किसी भी तरीके से अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स की कमी है, आप कोई चीज़ें नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, तो आपके पास क्या है? बैरियर टू एंट्री या एग्जिट। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्या? बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग काइंड ऑफ कि आप लोगों ना प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हो कि हाँ इतना तो प्रोडक्ट होना चाहिए, तो फिर उससे क्वालिटी आप इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपके कॉम्पिटिटर भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप दोनों के प्रोडक्ट कंपेयर करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। यानी कि आपने दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके क्या किया? मार्केट में एक स्टैंडर्ड अवेलेबल किया, स्टैंडर्ड पता किया कि मार्केट में क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, फिर उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। सो बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस
अगेंस्ट दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन अ मार्केट या फिर लीडिंग बिजनेस, यानी कि आपने कंपेयर किया क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसके, अपने बिजनेस के, किन के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ या फिर उन बिजनेसेस के साथ जो लीड करते हैं मार्केट में, यानी कि जो एक्सेल कर रहे हैं, आगे हैं इन अदर मार्केट्स, इन ऑर्डर टू फाइंड वेज ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं। An analysis of competitors' strengths and weakness used to evaluate a firm's relative competitive position, opportunities or improving and success failure in achieving such improvement। यानी कि अब आपके पास एक बेस आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया, एक बेंचमार्क आ गया। अब उस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएंगे ताकि आप इंप्रूवमेंट्स कर सके मार्केट में। ये कब पॉसिबल है, जब आपको पता है कि आप लैक क्या कर रहे हो, सामने वाले की आपको कमजोरियां भी पता है, सामने वाले की ताकत पता है, तो आप उसकी ताकत जितनी अपनी ताकत रखोगे प्लस जो सामने वाले की कमजोरी है उस कमजोरी को भी ओवरकम करने की कोशिश करोगे, तो इन शॉर्ट सामने वाले बिजनेस से बेहतर कब बन सकते हो, जब आपको सामने वाले बिजनेस के बारे में इफ एंड बट सब पता है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ पता है, उसकी वीकनेसेस पता है, तब भी तो आप अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करोगे। आपको पता ही नहीं कि कोई मुझसे बेटर है भी कि नहीं, आप अपने आप को बेटर मान के चलते हैं, तो आप क्यों इंप्रूव करोगे, नहीं करोगे। जब आपको पता है कि मुझसे भी बेटर कोई है तभी तो आप अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे ना। सो बेंचमार्किंग ऑलवेज हेल्प, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट भी कोई बना रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और एक कब पॉसिबल है, जब बेंचमार्किंग होगी, यानी कि कंपैरिजन होगा, एक स्टैंडर्ड सेट होगा, तो उस स्टैंडर्ड से अप जाने की कोशिश की जाएगी। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो आप उससे अप क्यों जाओगे, आप जो अगर चल रहा है चलते रहने दो, तो ऐसा नहीं, हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है। आगे चलते, नेक्स्ट वन इज ब्रांड। नाउ व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड, अगर ब्रांड की मैं डेफिनेशन बोलूँ तो ब्रांड ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांड इज अ स्पेसिफिक नेम इफ अ प्रोडक्ट, यानी कि किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए गए वर्ड सिंबल्स, उनको ब्रांड कहते हैं। ठीक है, अब ब्रांड क्यों यूज किए जाते हैं, क्यों रखा गया ब्रांड नेम, इसीलिए रखा गया। अब सपोज कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा ज़्यादा शौक है, ठीक है, अब मैंने कल कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल परचेज की, अब उस बोतल में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो बहुत टेस्टी थी, अब मुझे आज वही सेम कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बट नाम तो किसी का कुछ है नहीं। अब मैं भैया को जाके बोल रही हूँ, भैया वही वाली कोल्ड ड्रिंक देना जो कल दी थी। अब भैया को भी नहीं पता कल कौन सी दी थी, इतनी सारी बोतल्स है, उठाकर पकड़ा दी। अब मैं भैया को बोल रही हूँ, नहीं मुझे तो वही चाहिए जो मैंने कल पी थी। अब मैं 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी चुकी हूँ, लेकिन मुझे वो वाली कल वाली अभी भी नहीं मिली है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि सभी सेम बोतल में पैक हैं और कोई नाम नहीं है उनका, यानी कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफर करने के लिए बनाया गया क्या, ब्रांड बनाया गया। सो ब्रांड इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ब्रांड रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रांड नेम। तो ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रांड नेम रखा गया, एक सिंबल रखा गया, डिजाइन, लोगो, पैकेजिंग इज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कस्टमर रिकॉग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आज मुझे पता है कि एक ड्यू होती है, एक कोका कोला होता है, थम्स अप होता है, मिरिंडा होती है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है डिफरेंट डिफरेंट नेम से। तो अब मुझे जो फ्लेवर पसंद है, जो कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड पसंद है, उस ब्रांड की मैं परचेज करके पी लूँगी, क्योंकि उन सबके नाम है स्पेसिफाइड। उन नाम से मैं बाइफरकेट कर सकती हूँ कि क्या चीज़ मुझे लेनी है और क्या चीज़ मुझे नहीं लेनी। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज आवर ब्रांड इक्विटी। ठीक है, ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है जी वैल्यू, नेटवर्थ या फिर वैल्यू क्रिएट करना। सो हर एक ब्रांड की एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है? कोई ब्रांड पॉपुलर होता है, कोई ब्रांड पॉपुलर नहीं होता, पर होते सारे ब्रांड है। तो जो ब्रांड पॉपुलर हो जाता है, जिसने अपनी एग्जिस्टेंस को मार्केट में मार्क कर लिया, यानी कि जो ब्रांड पॉपुलर हो गया मार्केट में, लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं, उसके लिए लॉयल होते जा रहे हैं, उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ब्रांड इक्विटी रेफर्स व्हाट वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। So brand equity is based on the extent to which the brand has high brand loyalty. अब जिस ब्रांड की लॉयल्टी हाई होगी, मतलब मुझे एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, मैं किसी दूसरे ब्रांड के साथ नहीं जाऊंगी। दैट इज लॉयल्टी। ठीक है, अब ब्रांड लॉयल्टी है, वो मार्केट में अच्छा खासा नाम है उस ब्रांड का, तो उसके प्राइस क्या होंगे, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को इस लायक बनाया है।
वो उस टाइप की क्वालिटी देता है, हमें एश्योरेंस देता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो उसी वजह से इसी क्वालिटीज़ की वजह से किसी ब्रांड की वैल्यू बनती है। तो जब उस ब्रांड की वैल्यू बनती है तो उस ब्रांड के प्राइजेस धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज होती जाती है। सो brand equity also includes other tangible assets such as patents, trademark and channel relationship। तो brand equity के अंदर tangible assets भी आती हैं क्योंकि जो ये brand equity है, ये brands हैं, इनके copyrights, trademark ये सब तो होते ही हैं। तो brand equity के अंदर intangible assets कवर होती हैं। ठीक है जी, ब्रांड इक्विटी खुद एक काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। चलो जी, नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रांड लॉयल्टी। नाउ व्हाट इज ब्रांड लॉयल? ब्रांड लॉयल वो बंदा है जो कहता है मुझे सामान चाहिए तो उसी पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए, दूसरे का मैं नहीं लूँगा। सो इट इज़ अ स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि कस्टमर कुछ भी करके सबसे पहले उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसका ओपिनियन है ही नहीं, वो लेना ही नहीं चाहता दूसरा प्रोडक्ट। सो लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन है कि मुझे वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, उसी प्रोडक्ट की सर्विसेज या उसी प्रोडक्ट को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो बंदा क्या हो गया, वो बंदा किसी ब्रांड के लिए लॉयल हो गया। नेक्स्ट इज ब्रांड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन ये है कि मुझे पता है मार्केट में क्या क्या ब्रांड अवेलेबल है, तो इट्स अ कस्टमर अवेयरनेस दैट अ ब्रांड एग्जिस्ट एंड इज एन अल्टरनेटिव टू परचेज। यानी कि कस्टमर को पता है कि मार्केट में ब्रांड है, मतलब इस ब्रांड के सिमिलर भी दूसरा ब्रांड है और ये अल्टरनेटिव है, दूसरे को मैं परचेज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी सेम प्रोडक्ट बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। अगर मैं सिमिलर लैंग्वेज में बोलूँ, मैं अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूँ तो उसके भी बड़े सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, कोक, थम्स अप। तो ये सब क्या है हमारे पास, हमें पता है कि इस सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस होना इज ब्रांड रिकॉग्निशन, कि हम उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल। नाउ व्हाट इज बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल है कि एक बिजनेस किस तरह से चलेगा, यानी कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, हम किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हम बिजनेस करते हैं उसको कंपनी का बिजनेस मॉडल बोल दिया जाता है। सो कंपनीज बिजनेस मॉडल कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट की स्टोरी लाइन है। स्टोरी लाइन बोले तो कि हम कैसे बिजनेस करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी कहेगी। सो द हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी अ मनी मेकर, यानी कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से प्रॉफिट के डायरेक्शंस में मोड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें मिलकर क्या बनेंगी, आपका बिजनेस मॉडल बनेगी। नेक्स्ट इज बिजनेस पोर्टफोलियो। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो? हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। पोर्टफोलियो है कि हम डिफरेंट होल्डिंग्स रखते हैं, तो उन डिफरेंट होल्डिंग्स को कंबाइनली बोला जाता है पोर्टफोलियो। सेम एज एक बिजनेस जो है वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स रखता है अपने बिजनेसेस में, तो वो जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तरह तरह की सर्विसेज हैं, उन सबको क्या बोला जाएगा, किसी बिजनेस का पोर्टफोलियो। सो बिजनेस पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द बिजनेसेस। ठीक है, अब एक बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स आप रखते हो तो आप क्या बना रहे हो, अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो। ठीक है जी, चलो जी। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि आप अपने बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ लिंकअप करते हो, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो क्या है, वो खुद भी एक बिजनेस है। सो आप कैसा कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, B2B बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि सामने वाला बंदे को परचेज करना भी है या नहीं करना। सो बाइंग बिहेवियर कैसे होता है कि बायर सोच विचार करेगा कि मुझे ये परचेज करना है या नहीं करना। जब वो सोच विचार करेगा तो उस प्रोडक्ट के इफ एंड बट्स चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट कितने का है, कितना ड्यूरेबल है, क्या इस प्रोडक्ट को इतने प्राइस पर लेना उसकी वर्थ है कि नहीं, वो सब क्या डिसाइड करते हैं, वो आपका बाइंग बिहेवियर डिसाइड करते हैं। तो बाइंग बिहेवियर में क्या है, process that buyers go through when deciding whether or not to purchase goods or services। यानी कि जब कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं, तो वो बिहेवियर जो है उसके बाइंग बिहेवियर को डिसाइड करता है। सो बाइंग बिहेवियर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड मोटिवेशंस इंक्लूडिंग मार्केटिंग एक्टिविटी। क्या बोलता है, बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो बायर ये भी चेक करता है कि वो प्रोडक्ट कितना रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मार्केटिंग कितनी हुई है उसकी। मार्केटिंग होगी तो वो रिकॉग्नाइज्ड होगा।
चलो जी, रिकॉग्नाइज्ड है प्रोडक्ट, उसको कितने लोग परचेज करते हैं, कितने लोग उसके लिए लॉयल हैं, प्लस उसका प्राइस क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बड़े सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ डिसाइड होने के बाद आपका बाइंग बिहेवियर होगा। हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परचेज तो करना चाहते हैं लेकिन पहले उसकी पूरी रिसर्च करते हैं। तो हमारा बिहेवियर कैसा है? हमारा बिहेवियर है बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट जो कैश पे दिया जाए। अब कैश पे डिस्काउंट क्यों देंगे? आज हमने सेल कर दी, अगला बंदा बोलता 3 महीने की उधार चाहिए, हमने बोला देख लो आपकी मर्जी है, उधार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आज आप मुझे कैश पेमेंट कर देते हो तो मैं 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 2% की मैं आपको सीधी कैश डिस्काउंट दूंगा अगर आप आज कैश में पेमेंट करते हैं तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारी सेल जो है कैश बेसिस पे हो जाए, यानी कि कैश बेसिस सेल को प्रमोट करने के लिए हम गुड्स के प्राइस में डिडक्शन कर देते हैं, यानी कि गुड्स के प्राइस को और रिड्यूस कर देते हैं बाय सम गिवन परसेंटेज। सो उस चीज़ को बोला जाता है क्या? कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या? ऐसे एडवांटेज जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की वजह से मिलते हैं, यानी कि अब आप कॉम्पिटिशन के अंदर है मार्केट में, अब आपने किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी छोटा सा वैल्यू एडिशन कर दिया तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी है मार्केट में। जब 2 प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तभी वो परचेज कर रहा है कस्टमर, तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे कब मिल रहे हैं? जब उसने दोनों को कंपेयर किया, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अच्छा बनाओगे तो आपको कॉम्पिटिशन का क्या मिलेगा? एडवांटेज मिलेगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वो एडवांटेजेस क्यों मिला? किसकी वजह से मिला? आपके कॉम्पिटिटर्स की वजह से मिला। सो एडवांटेज हैविंग ड्यू टू कॉम्पिटिटर्स इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, ऐसी पोजीशंस जो कॉम्पिटिटिव नेचर की हो, या फिर ऐसी पोजीशन जो आपको दूसरे का कॉम्पिटिटर बना दे। कौन नहीं चाहेगा ऐसी पोजीशन कि सामने वाले बंदे को मुझसे खतरा हो, सामने वाला सोचे कि हाँ इसमें भी गट्स है, इसमें भी कुछ बात है। तो अब बिजनेस जब एंटर करता है मार्केट में वो छोटा होता है। ठीक है जी। अब वो अपने आप को जब इम्प्रूव करता रहता है तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनका मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया। तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन वो ऐसी पोजीशन होती है जो हर एक नया बिजनेस अचीव करना चाहता है, यानी कि हर बिजनेस चाहता है कि मैं कॉम्पिटिशन में बना रहूँ। So the position that a firm has or wishes to achieve within its industry as measured against its competition. तो हम लोग चाहते हैं कि मुझे वो पोजीशन मिल जाए कि कोई मुझे अपना कॉम्पिटिटर समझे, तो उस पोजीशन को क्या बोला जाएगा? आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अपने प्रोडक्ट्स को एक सिंगल लाइन से हटाकर, मतलब डिफरेंट लाइंस के अंदर लगाना। एक तो होता है कि आप सेम लाइन बिजनेस करते रहते हो, एक होता है कि आप डिफरेंट लाइंस में बिजनेस करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट को एक लाइन में ना करके बहुत सारी लाइन में करते हो। नाउ अब व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का तो मतलब हमें पता है कि अपने पैसे को अलग अलग डायरेक्शंस में आपने मूव कर दिया। अब कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या है? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, आइए। चलो जी, एक होता है, पहले डाइवर्सिफिकेशन समझने के लिए हम काइंड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन समझ लेते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में तो क्या है? मिस्टर ए हैं, वो कार बनाते हैं, वो मिस्टर बी के बिजनेस में जाके मर्ज हो गए। अब दोनों के दोनों कार मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि कार मैन्युफैक्चरर जाके कार मैन्युफैक्चरर में जाकर मर्ज हो गया। सेम लाइन बिजनेस था तो सेम लाइन बिजनेसेस में जाकर मर्ज हो गए, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जाकर उन्होंने बिजनेस किया, दोनों ने हाथ मिला लिया। तो एक दूसरे ने जो बिजनेस एक्वायर किए वो किसके किए हैं? अपने कॉम्पिटिटर के। तो एक ऐसा एक्वाइजेशन हो गया, कैसा हो गया? ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है जी। वर्टिकल में क्या हो गया? अब ए और बी हैं, ठीक है। अब बी क्या करता है? कार बनाता है और ए इसके स्पेयर पार्ट्स बेचता है। ठीक है। अब ये ए और बी वर्टिकल है क्योंकि बी जो है वो ए का कस्टमर है और ए जो है वो बी का सप्लायर है। तो सेम लेवल पर ना होकर ऊपर नीचे लेवल हो गया इनका। तो जब हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड या फिर अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे तो हम किस तरह का
डाइवर्सिफिकेशन या मर्जर करेंगे, हम करेंगे वर्टिकल। ठीक है जी। अब कॉन्ग्लोमरेट क्या है? कॉन्ग्लोमरेट कहता है जिसका आपस में कोई लेना देना ना हो, यानी कि ए है कार बनाता है, बी है टूथपेस्ट बनाता है, अगर ये भी आपस में मर्ज हो रही हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बिजनेस कर रही हैं, तो ये कैसा बिजनेस है? कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। बस मुझे अपना बिजनेस का सर्कल बढ़ाना है, नो प्रॉब्लम कुछ भी बढ़े, यानी कि जो समझ में ना आए कि वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, कुछ मिक्स मैच सा कर दिया या बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस एक्वायर कर लिए, तो वो क्या बनेंगे हमारे? वो बनेंगे हमारे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सो व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन? एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें फर्म ग्रो तो करना चाहती है बाय एक्वायरिंग अदर फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दूसरी कोई फर्म उठा ली इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अच्छा एक बात बताओ, अब ये कार मैन्युफैक्चरर है, ये टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर है, क्या दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी है? कुछ नहीं, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर प्रोसेस, नाम सेम है, क्योंकि टूथपेस्ट के लिए प्रोडक्ट्स अलग होंगे, कार के लिए अलग होंगे, तो दोनों को वैसे तो कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ बेनिफिट क्या है? बी का सेल का प्रॉफिट भी अब कॉन्ग्लोमरेट यानी कि ए वाले को मिलेगा, क्योंकि ए ने बी को एक्वायर कर लिया। तो इसमें साइनर्जी इफेक्ट नहीं आएगा। साइनर्जी इफेक्ट क्या बोलता है? जब आप दो सिमिलर नेचर के या वर्टिकल काइंड ऑफ करते हैं तो आपको 2+2 5 का बेनिफिट मिलता है। 2+2 5 का बेनिफिट कैसे? जब दो सिमिलर लाइन इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं तो आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, यानी कि सेम कॉस्ट ए बिजनेस भी लगा रहा है, सेम कॉस्ट बी बिजनेस भी लगा रहा है। जब दोनों को बढ़ा दिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या हुआ? दोनों का जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई हो गया। तो जब भी प्रोडक्शन लेवल हाई होता है तो आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, क्योंकि कुछ फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चे हैं जो वो कम हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो अगर हम सेम लेवल बिजनेस में मर्ज होते तो हमारा 2+2 5 होता। वर्टिकल में हुए तो अब ए जो बिजनेस था, अब बी को जब सेल करेगा, यानी कि जब स्पेयर पार्ट्स बी के पास आएंगे तो बीच का प्रॉफिट मार्जिन हट जाएगा, यानी कि बी को अब प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, बी को अब स्पेयर पार्ट सस्ते मिलेगी। तो यहाँ पर भी 2 से 2 5 हो गया, 2+2 इज 5। अब क्या हुआ? लेकिन जब कॉन्ग्लोमरेट कर रहे हो, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, तो ये तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बी में लगते थे, जो खर्चे बी में लगते थे, वो अभी भी बी में लगेंगे, और जो ए में लगते थे वो ए में लगेंगे। कोई बेनिफिट तो हुआ ही नहीं। तो वहाँ पर शायद सिनर्जी ना हो, अगर होगी भी तो कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमने क्या किया? दूसरी कंपनी को खरीद लिया। इसको बोलेंगे क्या? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी। आइए जी, नेक्स्ट है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप बनाना। अब क्या होता है कि कई सारी कंपनियां मिलकर आपस में किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हाथ मिला लेती हैं, तो वो क्या कर रही हैं? वो कर रही है कंसोर्टियम कर रही हैं। अब क्या होता है कि कोई हैवी मशीनरी है, उसको लेने की किसी एक कंपनी की औकात नहीं है, अब 4-5 कंपनियां मिलकर उसको परचेज कर लेते हैं ताकि हम सबके काम पूरे हो जाएं। तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रुपिंग कर ली कि हम सब इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह के जब एग्रीमेंट करते हैं तो वो बनाती हैं कंसोर्टियम, जैसे कि इन ऑर्डर टू बाय समथिंग और बिल्ड समथिंग, किसी एक सिमिलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप लोगों ने आपस में हाथ मिला लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट क्या है? मार्केट फॉर द कंज्यूमर, ऐसी मार्केट जो किसके लिए है? जो कंज्यूमर के लिए है। सो कंज्यूमर मार्केट आर द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब कंज्यूमर की मार्केट क्या? जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेगी जो वो खुद कंज्यूम कर सके या उसकी फैमिली कंज्यूम कर सके, दैट इज द कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट इज, चलिए जी, नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा रहेगा? किस तरीके से कॉर्पोरेट काम करेगी? वहाँ पर कितनी छुट्टियाँ होंगी? कितनी आपको फ्रीडम मिलेगी काम करने के लिए? आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होंगे? ये डिपेंड करता है वहाँ के ओनर की वैल्यूज़ पे। किसी के ओनर की वैल्यूज़ ही उसके कॉर्पोरेट का कल्चर बनता है। सो कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू कंपनीज वैल्यू, और कंपनी की वैल्यू आती है कंपनी के फाउंडिंग मेंबर से। ठीक है। कंपनी वैल्यू, बिलीफ, बिजनेस प्रिंसिपल, ट्रेडिशन, वे ऑफ ऑपरेशन, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, किस तरीके का काम है, आपका ऑपरेशन कैसे होता है, तो वही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हमें बोल देते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, हमें छुट्टी कब कब मिलेगी, तो ये सब क्या है? हमारे कॉर्पोरेट कल्चर्स होते हैं। ठीक है। किस तरह का आपको वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वो सब पार्ट होगा आपके कॉर्पोरेट कल्चर का। चलिए, नेक्स्ट इज क्रॉस सेलिंग। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? अब हमारी क्लास में एक लड़का है तरुण, ठीक है जी। तरुण को शौक है गाड़ीज़ का, ठीक है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ऐसी है तो बस
गाड़ी बना दी मैंने यहाँ पे। तरुण को शौक है किसका? गाड़ी का। अब इस गाड़ी के अंदर तरुण ने लगवाया म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। अब म्यूजिक सिस्टम तरुण ने यहाँ पर लगवाई, सॉरी तरुण ने म्यूजिक सिस्टम लगवाई नहीं, तरुण को शौक है गाड़ियों का, गाड़ी परचेज करने के लिए चला गया ये। अब जो गाड़ी बेचने वाला एजेंट है वो एजेंट बड़ा चतुर चालाक है। तरुण को देखा और उसने देखा कि जो लोग इस तरह की गाड़ी परचेज करते हैं उनका बाइंग पैटर्न क्या है। उन्होंने तरुण को रिकमेंड किया कि भैया तरुण आप क्या करो, आप ये गाड़ी परचेज कर लो, साथ में ये म्यूजिक सिस्टम लगाओ, बढ़िया रहेगा आपके लिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है ये सेलर आपके बाइंग पैटर्न को यानी कि कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री को यूज कर रहा है और रिलेटेड ऑफर्स आपको बता रहा है ताकि एडिशनल सेल कर सके। ये बंदा कर रहा है क्रॉस सेल, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बेचना चाहता है साथ में। अब गाड़ी के साथ आपको म्यूजिक सिस्टम दे रहा है तो ये क्या बता रहे हैं, भैया तरुण ले जाओ, बड़ा सही है म्यूजिक सिस्टम, ये आजकल तो लोग बहुत लगवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोलकर तरुण भैया को चढ़ा दिया और तरुण भैया ने गाड़ी के साथ साथ वो म्यूजिक सिस्टम भी परचेज कर लिया। तो ये जो सेलर है ये क्या कर चुका, ये कर चुका जी हमारी क्रॉस सेलिंग। सो फॉर एग्जाम्पल सेलिंग अ कार अलार्म या फिर म्यूजिक सिस्टम टू न्यू कार वायर्स। तो ये क्या है, हम लोगों ने कार के साथ कोई भी नई एसेसरीज अगर हम साथ में उसको सेल कर देते हैं तो हम कर रहे हैं क्रॉस सेलिंग। यानी कि वो क्या करता है, वो किसी मेन प्रोडक्ट के अलाइड सर्विसेज को बेचता है, अलाइड प्रोडक्ट्स को बेचता है कि एक प्रोडक्ट को बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए आपको दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत रहती है। जैसे जब आप लैपटॉप परचेज करने जाते हो तो उसके साथ भी म्यूजिक सिस्टम, आपको हेडफोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें वो रिकमेंड करता है शॉपकीपर। तो वो क्या करने की कोशिश करता है, वो क्रॉस सेल करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज कस्टमर डिमांड। ऐसी डिमांड जो कस्टमर द्वारा रेज की जाए। अब जब आप डिमांड रेज करते हो तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ये प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं इसको खरीद लूँगा। So customer demand is a want for a specific product supported by an ability and willingness to pay for it। यानी कि कोई प्रोडक्ट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप डिमांड थोड़ी रेज कर रहे हो, ठीक है। अब ताजमहल अच्छा लग रहा है, आप उसकी डिमांड थोड़ी रेज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपने देखी, सपोज कोई कार देखी, एक तो हाँ रोड पे वो गाड़ी अच्छी लग रही है तो आपने डिमांड रेज नहीं की, लेकिन आप शोरूम में गए कि भैया वो गाड़ी मुझे चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपके पास वांट भी है उसको परचेज करने का और आपके पास एबिलिटी भी है उसका पे ऑफ करने की। तो मतलब डिजायर प्लस एबिलिटी इक्वल्स टू डिमांड। सो इट्स व्हाट इज कस्टमर डिमांड, कस्टमर्स डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे। अगर आपके पास एबिलिटी टू पे है बट आप खरीदना नहीं चाहते तो भी डिमांड रेज नहीं करोगे। कहने को तो आप कह सकते हो ये गाड़ी तो मैं खड़े खड़े खरीद लूँ, लेकिन खरीदनी नहीं है तो डिमांड तो रेज नहीं की ना। सो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे इज व्हाट, कस्टमर डिमांड, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कस्टमर लॉयलिटी। आपका कस्टमर लॉयल है तो क्या होगा, वो लौट कर आप ही की दुकान पर आएगा, वो लौट कर आप ही के शोरूम में आएगा। So feeling or attitude that inclined a customer either to return to a company, shop or outlet to purchase there again or else to repurchase a particular product, service or brand। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा या तो आपको उस दुकान वाला इतना अच्छा लगा कि आप क्या करते हो, आप बार बार उसी की शॉप पे परचेज करने के लिए जाते हो। नहीं कोई अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट परचेज करना है तो भी वहाँ जा रहे हो, रीपरचेज करना है सेम प्रोडक्ट तो भी आप वहीं जा रहे हो। तो आप क्या हो चुके हो, आप उस शॉप के लिए लॉयल हो चुके हो। तो वो कस्टमर की लॉयलिटी है कि वो पर्टिकुलर लौट कर आप ही की दुकान पर आता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, नीड। कस्टमर की नीड क्या है, नीड होता है बेसिक ज़रूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो नीड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई। कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो कि इंडिविजुअल खरीदना चाहता है, वो कॉमन नीड का सामान होता है, कस्टमर की नीड का सामान होता है। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास कस्टमर आ चुका है, कस्टमर ने सामान परचेज कर लिया है, अब कस्टमर उस सामान से सेटिस्फाई कब होगा, अगर कस्टमर ने सोचा हुआ है कि इस प्रोडक्ट से मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा और अगर कस्टमर को वो बेनिफिट मिल गया तो वो सेटिस्फाई। अब मैंने मूवी की टिकट परचेज की, मैं मूवी देख के आई, 3 घंटे बोर हो गई, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मूवी बेकार थी। लेकिन मूवी देखने के लिए गए, मूवी इतनी फनी थी, इतना मज़ा आया मूवी देख के, कोई हद नहीं उसकी, तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि हाँ भाई पैसे पूरे हो गए। तो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, पैसा पूरा हो गया मेरा, जितना पैसा डाला था उतना बेनिफिट मुझे अराइज हो गया, तो वो मेरा क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच फुलफिल द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, जो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर दे, चाहे वो क्वालिटी से चाहे सर्विसेज से, तो वो क्या है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट, कस्टमर वांट्स। नाउ व्हाट इज कस्टमर वांट? वांट का मतलब मुझे कुछ चाहिए, डिजायर है। सो वांट इज अ डिजायर फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द अंडरलाइंग नीड। यानी कि मैं कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करना चाहती हूँ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस प्रोडक्ट को देखूंगी, ढूंढूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को ढूंढ रही हूँ जो मेरी बेसिक नीड को ज़रूरी पूरा कर सके। सो वो मेरी क्या है, इच्छा है। मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसको पीने के बाद मेरी प्यास बुझ जाए, तो वो मेरी वांट है। ठीक है। अब मुझे पानी चाहिए तो वो मेरी नीड है, मतलब अपनी अंडरलाइंग नीड को पूरा करने के लिए क्या मैं चीज़ों को ढूंढती हूँ, तो दैट इज कस्टमर वांट। ठीक है। अब मैं कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट ढूंढ रही हूँ जो मेरी अंडरलाइंग नीड को पूरा कर दे। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आइए देखते हैं। डिफरेंशिएशन का वैसे बेसिक मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना मतलब आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आते हो मार्केटिंग की जो आपके प्रोडक्ट को यूनिक बना दे, यानी कि आपके प्रोडक्ट को भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर दे, आपके प्रोडक्ट को मार्केट से बेहतर बना दे, यानी कि आप कंपटीशन का एडवांटेजेस ले पाओ। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करोगे, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी aimed at ensuring that products and services have a unique element to allow them to stand out from the rest। अब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ में ही मिलेगा। अब जैसे मैगी का टेस्ट है वो नेस्ले की मैगी में ही मिलेगा, किसी और मैगी में नहीं मिलता। तो वो क्या है, वो उस चीज़ को यूनिक बनाता है, वो टेस्ट उसको मार्केट की दूसरी मैगी से डिफर करता है। मैगी तो नहीं, नूडल्स, दूसरी नूडल्स से उसको डिफर करता है। ठीक है। तो वो क्या है, उसके अंदर कोई यूनिक एलिमेंट है। वैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से डिफरेंशिएट कर दो तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को यूज़ किया। सो डिफरेंशिएशन इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग जो डायरेक्ट की जाए। डायरेक्ट कब होगी? अब मैं कस्टमर हूँ, अगर शॉप वाला भैया मुझे डायरेक्टली अपनी चीज़ मार्केटिंग करे, यानी कि डायरेक्टली मुझे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, कंज्यूमर के साथ है। सो व्हेन बिजनेसेस या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को दे रहे हो उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही हो। डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे कैसे की जा सकती है? आप कॉल्स कर सकते हो, यानी कि टेलीफोनिक कॉल्स हो गए। ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज, आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक्स में भी बड़े सारे कंपनी के मैसेजेस भरे होंगे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, नए नए सिम्स के ऑफर्स आते हैं, वाईफाई के ऑफर्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर से हमारा टेक्स्ट मैसेज भर जाता है। अगर आप बच्चे ईमेल्स चेक करते हो तो ईमेल्स पे भी तरह तरह की आपके पास कमर्शियल एडवर्टाइजिंग आती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करती हैं। ईमेल्स में कई बार उनके ब्राउचर, पैम्पलेट्स और इनके कैटलॉग्स जुड़े होते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो जो चीज़ें हैं वो अपने को इन कैटलॉग्स के थ्रू, अपने मेन्यू कार्ड के थ्रू, इन सब चीज़ों के साथ बता देते हैं। तो वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल एक बहुत अच्छा तरीका आया हुआ है, जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, तब आप तो क्या होता है कि इंटरनेट के बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक्स आती हैं। अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया होगा तो आपको ब्रेक्स जरूर दिखती होंगी। तो आपके पास कुछ ब्रेक्स आती हैं जब आप मोबाइल फ़ोन डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो ब्रेक्स भी क्या है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग यूज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जो ऐड है वो डायरेक्टली किसके पास जा रहा है, आपके कस्टमर के साथ जा रहा है, पर्टिकुलर कस्टमर के साथ। तो इंटरनेट के थ्रू जो आप एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको डायरेक्टली आपका कस्टमर चेक करता है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होगा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, जो +1 +2 में पढ़ के आए थे। सो द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज from the manufacturers to the consumer. So the distribution channel therefore potentially consists of manufacturer, distributor, wholesaler, retailer and e-tailers. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाली बात हो गई, होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, जो भी बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ज़रूर पूरा करेगा, ज़रूर यूज़ करेगा। आपके प्लेस से सामान उठाकर किसी दूसरे के प्लेस पर लेकर जाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है जी। चलिए,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई बोले तो अपने बिजनेस की रेंज को बढ़ाना, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना। सो कंपनी इंक्रीजेज द रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस और सेल्स, यानी कि जब आपने अपने बिजनेसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोड्यूसेस गुड्स को यूज़ कर लिया, एड ऑन कर लिया, तो आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई। चलिए जी, नेक्स्ट इज ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऐसा कॉमर्स, ऐसा व्यापार जो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ हो जाए, इंटरनेट यूज़ करके, ईडीआई यूज़ करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक्सचेंज, और इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स यूज़ करके आप जब अपने बिजनेस को करते हैं, अपने बिजनेस को शेप देते हैं। स्ट्रीमलाइन करना मतलब अपने बिजनेस को शेप देना, तो जब अपने बिजनेस को शेप देते हैं तो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप सेल परचेज करते हैं तो यू आर डूइंग एन ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है जी। इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स होते हैं, अब जब आप एक प्लेटफॉर्म लेते हैं, यानी कि आप अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, तो वो प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? आपको तरह तरह के वेंडर्स मिलते हैं। सपोज ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन है, अब इस फ़ोन की स्क्रीन पे क्या हो रहा है? हमें तरह तरह के वेंडर्स मिलेंगे। अब इन तरह तरह के वेंडर्स को हम क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि अमेजन ने उनको लिंकअप किया हुआ है, और उनको लिंकअप करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या? इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स, यानी कि एक काइंड ऑफ इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जिसके कारण ये डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और उनको एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा, प्राइस रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स, यानी कि फिक्स कॉस्ट जब नंबर ऑफ लार्जर यूनिट्स पे फैलेगी तो पर यूनिट तो फिक्स कॉस्ट कम होगी ना, तो आप क्या उठा रहे हो? आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल उठा रहे हो। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, बाहर का ऑर्गेनाइजेशन हम कवर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो कर दी, अपने आप को चेंज करो। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल होता है। अच्छा जी, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? अडेप्टिव एबिलिटी होनी चाहिए। अडेप्टिव एबिलिटी मतलब मार्केट चेंज हो रही है तो हम भी खुद को चेंज कर ले। जब मार्केट के चेंज के साथ हम खुद को चेंज कर लेंगे तो हम अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में छोटा चेंज आया, हम मार्केट से आउट हो जाते हैं, तो मार्केट से क्या हम कॉम्पिटिशन लड़ेंगे? क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई चीज़ चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है ये फोर्सेस। तो अगर हम अपने आप को चेंज ही नहीं कर पाते तो कॉम्पिटिटर तो बाद में हराएगा, हम खुद ही पहले हार जाएंगे, हम बहुत वीक हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम एनवायरनमेंट से भी जीत जाएंगे। तो एनवायरनमेंट वो फीचर है जो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डिसाइड करने में हेल्प करता है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी कहा जा सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, या फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये तो पक्की बात है, कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं, वैसे इसका जो रियल नेम है, जिस वजह से इसका कॉन्सेप्ट आया था, उसको बोलते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमेबल मतलब जिसको अभी कंज्यूम किया जा सकता है, और ये मूव कैसे करेंगे? फास्ट फास्ट। अब फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, तो यानी कि लॉन्ग टर्म गुड्स तो है नहीं, यानी कि नॉन करंट तो है नहीं, करंट होंगे। अब करंट में भी फास्ट कौन से मूव होंगे? जो पेरिशेबल नेचर के होंगे, या फिर जिनका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे नॉर्मल गुड्स, पैकेज्ड गुड्स जो आते हैं, जैसे सॉप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, जैम्स, केचप, पैक जूस, रेडी मील्स, बेक्ड बीन्स, इस तरह के गुड्स जो फास्टली मूव होते हैं, दैट आर व्हाट? कंज्यूमेबल गुड्स। अब इन गुड्स की एक स्पेशलिटी होती है, क्या? अब इनके ना पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है? नहीं, बहुत कम होती है। तो पर यूनिट कॉस्ट इतनी कम होती है तो क्या होता है? तो इनकी सेल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी कि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है और पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कि बड़ी बड़ी फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू तो कम है ना, हर कोई परचेज कर लेता है और हर किसी को ज़रूरत भी पड़ती है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में FMCG प्रोडक्ट्स की। ठीक है जी, चलिए जी। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग।
फोरकास्टिंग मतलब क्या? फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। आपको फोरकास्ट कर लिया यानी कि एस्टिमेशन लगाना। सो फोरकास्ट करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ का एंटिसिपेशन करना। सो प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड्स बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट द बायर आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस। यानी कि मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हमारी मार्केट में अप इन्फ्लेशन है, डाउन चल रही है मार्केट, तो मार्केट के अकॉर्डिंग बायर्स कैसे कैसे बिहेव करेंगे, बायर्स का बिहेवियर क्या रहेगा, तो उस चीज़ का एस्टिमेशन करना। जैसे अब कोविड है, कोविड के ड्यूरेशन में लोग परचेजिंग ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? कम कर रही हैं। तो ये एस्टिमेट लगाया कि डिमांड अप जाएगी या नीचे जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास इनोवेटर्स। अब इनोवेटर्स क्या होते हैं? जो इनोवेशन करते हैं, यानी कि नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। सो इनोवेटर्स कौन है? इनोवेटर्स आर दोज हु अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट, यानी कि वो बंदे हैं जो नए प्रोडक्ट को सबसे पहले अडेप्ट करते हैं। मार्केट में कोई भी नया चेंज आ गया, उसके बड़े सारे क्या हैं? उसके बड़े सारे लोग उसको विरोध करते हैं, लेकिन उसको जो पहला बंदा एक्सेप्ट करता है, यानी कि पहला बंदा जो उसको मैन्युफैक्चर करता है, वो क्या है? हमारा इनोवेटर। पहले उसने उस चेंज को एक्सेप्ट किया, फिर उसके प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। सो दे आर यूजुअली रिलेटिवली यंग, लाइवली, इंटेलिजेंट, सोशली एंड जियोग्राफिकल मोबिल। तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे पास यंग लोग होते हैं, इंटेलिजेंट, सोशल और जियोग्राफिकल मोबिल, यानी कि जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है दे आर ऑफन ऑफ हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, यानी कि वो लोग सोसाइटी के उस पार्ट से आते हैं जहाँ पर वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, बेसिकली यंग होते हैं, यंग जनरेशन्स होती हैं, जो सबसे पहले नई चीज़ को क्या करती हैं? अडॉप्ट करती है और उसके बाद उसकी इन्वेंशंस करती है। तो जिसके अंदर एबिलिटी है नए प्रोडक्ट को अडेप्ट करने की, वो है इनोवेटर्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली इनोवेशन जो हम पहले बोलते हैं, इनोवेटर जो नए नए प्रोडक्ट निकालता है, निकालेगा भी कब? जो पहले उसको एक्सेप्ट करेगा। सो वो बंदा क्या है? हमारा इनोवेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो अंदर अंदर हो जाए। अंदर अंदर हो जाए मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर अच्छी वैल्यूज़ डालते हैं ताकि मार्केट में जाकर वो हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करें। सो द प्रोसेस ऑफ एलिसिपेटिंग सपोर्ट फॉर अ कंपनी एंड इट्स एक्टिविटी अमंग इट्स ओन एम्प्लॉयज़। जब आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को अच्छा फीचर्स देते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, इन ऑर्डर टू इनकरेज दैम टू प्रमोट इट्स गोल, ताकि एम्प्लॉयज़ खुद उठकर कंपनी के गोल्स को पूरा करने की कोशिश करें। यानी कि कंपनी रखे ध्यान किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय ध्यान रखेंगे कंपनी का। टेक एंड गिव पॉलिसी है। सो दिस प्रोसेस कैन हैपन एट नंबर ऑफ लेवल्स, फ्रॉम इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कैंपेन टू एक्सप्लेन ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो इंटरनल मार्केटिंग में क्या किया? हमने अपने अंदर की पोजीशंस को स्ट्रेंथन किया, अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेंथन किया, उसके बाद वो लोग जाकर अपने कंपनी के गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करवाया, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा। तो हमने क्या किया? हमने इंटरनल लेवल पे मार्केटिंग की। बेसिकली हमारा कॉमन गोल क्या है? अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना। चाहे आप बाहर के लोगों को मार्केट करो, चाहे अंदर वाले लोगों को मार्केटाइज करो, बस मेजरली हमारी मार्केट डिमांड बढ़नी चाहिए। तो वो बढ़ गई इंटरनल मार्केटिंग से। क्लियर? चलिए जी, आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी के जो बचे हुए डेफिनेशंस है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये सारी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेना। बहुत जल्दी इसका आपका टेस्ट होने वाला है, तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।